अब आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओव्यूम रिस्पेक्टिवली। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट्स? स्पर्म और ओव्यूम। स्पर्म मेल में और ओवम फीमेल्स में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। in testes the immature male germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, in testes the immature male germ cells spermatogonia produce sperm, वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी पे बिगिन होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, इज प्रेजेंट ऑन इनसाइड द वॉल ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल के इनसाइड होता है स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से वो मल्टीप्लाई होता है एंड इंक्रीज इन नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डाइप्लॉइड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। हर एक स्पर्मेटोगोनियम डाइप्लॉइड होता है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया called the primary spermatocyte periodically undergo meiosis। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि मियोसिस के अंडर जाता है। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete the first meiotic division, reduction division leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जो कि रिडक्शन डिवीजन होती है, जिससे दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया आप। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, इसमें 23 क्रोमोसोम्स ईच होता है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दूसरा मियोटिक डिवीजन करेगा और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्माटिड प्रोड्यूस करेगा। स्पर्माटिड्स। The spermatids are transformed into spermatozoa। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म्स में प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म्स के जो ट्रांसफ़र होगा, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? स्पर्मियोजेनेसिस। After spermiogenesis, sperm had become embedded into Sertoli cell। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल में जाके एम्बेड हो जाता है और फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ओके, सो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हुए हैं? सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा इमेच्योर सेल था, मेल जर्म सेल था स्पर्मेटोगोनिया, उसने स्पर्म प्रोड्यूस किए स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू के प्रोसेस से, जो कि प्यूबर्टी भी बिगिन होता है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्रेजेंट होता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल के इनसाइड और मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन से। उसके बाद जो ईच
स्पर्मेटोगोनियम डाइप्लॉइड होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि मियोसिस में जाते हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जिससे 2 इक्वल हैप्लॉइड बनते हैं, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाता है। फिर स्पर्मेटिड्स हमारे स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद हमारा स्पर्म सर्टोली सेट से इम्बेड हो जाता है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस start at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है सिक्रीशन का। क्या सिक्रीट होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH भी कहते हैं। इसकी सिक्रीशन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़, इफ़ यू रिकॉल, इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये एक GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone LH and follicular stimulating hormone FSH। जो इंक्रीज GnRH होता है वो फिर उसके बाद किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड पे, और 2 गोनाडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करेगा। कौन है वो 2 गोनाडोट्रोपिन्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जो हमारा LH है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर एंड्रोजेंस क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। जो हमारा FSH है वो किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो हमारा जो LH है वो लेडिक सेल पे काम करता है और एंड्रोजन सिक्रिएट करवाता है, और जो FSH है वो सर्टोली सेल पे काम करता है। Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. Sperm का head, neck, middle piece और tail होता है। A plasma membrane envelops the whole body of a sperm. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि स्पर्म की पूरी बॉडी को एनवलप करके रखती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। स्पर्म का जो हेड होता है उसमें क्या होता है? एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो कि द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, एक्रोसोम से। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम में ही ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं ओवम के साथ। द मिडल पीस
possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail and facilitate sperm motility essential for fertilization। जो मिडल पीस होती है जो मिडल पीस होती है उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो स्पर्म का जो टेल है, जो इसका सबसे लास्ट का हिस्सा है, जो टेल है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि हमारा स्पर्म मूव कर सकते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी होती है जो कि इसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a quarters, of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन, कितना ज़्यादा अमाउंट है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट करता है इंटरकोर्स के टाइम पे, जो कि एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल फर्टिलिटी है। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 60% स्पर्म्स की नॉर्मल शेप और साइज़ होनी चाहिए और कम से कम एटलीस्ट 40% की जो मूवमेंट है, कि जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट की sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। जो स्पर्म जो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो जाके वो आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स। उन्हें कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? एक्सेसरी डक्ट्स। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms। इन सब की जो secretions हैं ये essential है sperms की maturity और motility के लिए। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen। seminal plasma और sperm साथ मिलके semen बनाते हैं। The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones, androgens। जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें कौन मेंटेन करता है? आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, एंड्रोजेंस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो मैच्योरेशन, उसका जो मैच्योर गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसे oogenesis कहते हैं। विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ gamete mother cells oogonia are formed within fetal ovary। oogenesis कब बनना शुरू होता है? अच्छा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो कब शुरू हुआ था मेल्स में? प्यूबर्टी के टाइम पे। लेकिन जो oogenesis है वो कब इनिशिएट होता है? जब जो फीमेल होती है, जब वो अपने मदर के ओवम में होती है, तभी से उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। सोच सकती हो, लाइक देखो, जैसे समझे मैंने क्या बोला? मान लो एक फीमेल है, एक फीमेल में कब शुरू होगा? जब वो फीमेल छोटा सा बेबी रहा होगा ना, उसका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, जब वो अपने मदर के स्टमक में रही होगी, तभी से उसके बॉडी के अंदर oogenesis इनिशिएट हो जाता है। तब क्या होता है?
मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, जिन्हें ओगोनिया कहते हैं, फॉर्म्ड होता है उस गिटल के ओवरी में। ठीक है, oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो रहता है तभी उसके में इनिशिएट होती है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। अब जब उस बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके बाद ना ही ओगोनिया, उसमें ना ही नए ओगोनिया फॉर्म होंगे, ना ही ऐड होंगे, फॉर्म भी नहीं होगा और ऐड भी नहीं होगा उसके बर्थ के बाद। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेस 1 ऑफ meiotic डिवीजन एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज। ये जो सेल्स होते हैं ये डिवीजन शुरू करेंगे और एंटर करेंगे प्रोफेस 1। ये सेल्स डिवीजन शुरू करेंगे और प्रोफेस 1 में एंटर करेंगे meiotic डिवीजन के, याद रखना meiotic डिवीजन के। और फिर वहाँ पे जाके ये कुछ समय के लिए अरेस्ट हो जाएंगे, यानी कुछ समय के लिए वो वहीं पे, मतलब एक तरीके से कैप्चर हो जाएंगे, वहीं पे रहेंगे कुछ समय के लिए उसी स्टेज पे, जिसे कहते हैं हम प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। जो हर प्राइमरी oocyte किससे सराउंड हो जाएगा? ग्रेनुलोसा सेल से, जिसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स and is called the primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. ये जो follicles होते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, काफ़ी सारे ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं हर ओवरी में। The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa। फिर उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल है उनको और granulosa लेयर सराउंड करते हैं। एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स, जिससे कि वो granulosa सेल और न्यू थीका उसको सराउंड करते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल बनती है। पहले क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल बना था ग्रेनुलोसा सेल की लेयर सराउंड होने के बाद, फिर से और ग्रेनुलोसा लेयर सेल्स और न्यू थीका सराउंड करते हैं और क्या बनाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल्स। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं वो टर्शियरी फॉलिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। जिसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? उसमें होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे एंट्रम कहते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका लेयर होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इनर थीका, जिसे इंटरना कहते हैं, और एक आउटर थीका में जिसे एक्सटर्ना, जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। It is important to draw your attention that it is at the stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is important to draw your attention that it is at the stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. तो क्या होता है? ये वही स्टेज है जहाँ पे जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है within the tertiary follicle साइज में ग्रो करता है और अपना फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट करता है।
It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte. ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है जो कि क्या बनाता है, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte बनाता है एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है. The secondary oocyte retains bulk of nutrient rich cytoplasm. जो secondary oocyte होता है उसमें rich cytoplasm का एक bulk होता है, rich cytoplasm of primary oocyte. Retain bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte का. At present we are not very certain about this. Okay, does the first polar body born out of its meiotic division divide further or degenerate? At present we are not very certain about this. The tertiary follicular further changes into mature follicle or Graafian follicle. जो फिर हमारा जो tertiary बना था follicle वो किस में चेंज होता है, एक mature follicle या जैसे Graafian follicle भी कह सकते हैं, उसमें mature होता है. और जो the secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida. जो हमारा secondary oocyte बना था वो एक नया मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसे जोना पेलुसोडा कहते हैं, जो कि उसको सराउंड करता है. द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte ovum फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन. फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रिलीज कर देता है हमारे सेकेंडरी oocyte को, जिसे ओवम कहते हैं. ओवरी में से उसको रिलीज कर देता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन. इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सो फीमेल गैमीट के बनने को oogenesis कहते हैं, और फिर जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है. मिलियन ऑफ गैमीट्स बनती हैं. गैमीट मदर सेल्स बनता है जिन्हें oogonia कहते हैं, जो कि ईच फीटल ओवरी में होता है. oogonia ना ही फॉर्म होता है ना ही ऐड होता है बर्थ के बाद. ये क्या करते हैं, फिर डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और प्रोफेज 1 में जाते हैं मियोटिक डिवीजन के, और वहाँ पे टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं. हर एक प्राइमरी oocyte किससे सराउंड हो जाता है, ग्रेनुलोसा सेल से, जिसे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे. प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल बना. अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट, ये डीजेनरेट कर जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक आते आते. सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं ईच ओवरी में. उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड और ग्रेनुलोसा सेल्स और न्यू थीका आके सराउंड हो जाता है, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है. सो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल, राइट. प्राइमरी oocyte से बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, जो कि जिसमें कैविटी होती है, जिसे एंट्रम कहते हैं. थीका इंटरना होता है, थीका एक्सटर्ना होता है. और प्राइमरी oocyte जो होता है विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो इन साइज में ग्रो होता है और अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी oocyte बनेगा. सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल बनेगा. टर्शरी फॉलिकल के बाद हमारा बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी. उसके बाद द सेकेंडरी oocyte में हमारा रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte का. टर्शरी फॉलिकल जो था हमारा, टर्शरी फॉलिकल बना था ना यहाँ पे, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये रहा, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल बना. तो जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है
वो चेंज कर जाएगा एक मैच्योर फॉलिकल में, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी oocyte था वो फॉर्म कर जाएगा एक न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, जिसे ज़ोना पेलोसिडा कहते हैं, जो कि उसको सराउंड करता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा। सेकेंडरी oocyte यानी हमारा ओवम, ओवरी में से, जिसे प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओके।